जो आपकी इंटेंसिटी आ रही है उसी के बराबर है, तो आपके ये दोनों फोर्सेज जो है इक्वल ट्रीट होते हैं। उसके बाद जो है वो बाकी इसमें कोई ऐसा खास डिफरेंस नहीं है। तो हमने ये देखा कि जैसे हम इस एक जो इंटेंसिटी वगैरह अप्लाई करते जा रहे हैं, इसी तरह से हमारी जो न्यूट्रल एक्सिस की जो लोकेशन है वो आपकी वेरिएट करती जा रही है, स्ट्रेसेस की फोर्सेस की लोकेशन जो है वो चेंज होती जा रही है इन केस ऑफ प्री-स्ट्रेसिंग। तो ये था हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट फॉर द सेंटर लाइन मेथड। नाउ टेकिंग अ फ्री बॉडी डायग्राम, अब हमने एक प्री-स्ट्रेसिंग के कॉन्सेप्ट की हमने एक फ्री बॉडी डायग्राम कंसीडर की, सेगमेंट ऑफ द बीम एज शोन इन द फिगर। इट इज एविडेंट दैट द सी लाइन और सेंटर ऑफ प्रेशर लाइन जो हमारे पास डेवलप हुई इज एट द वेरिंग डिस्टेंस, कि ये आपके एक वेरिंग डिस्टेंस के ऊपर है कि ए वेरिएट हो रहा है फ्रॉम द टी लाइन, कि ये आपका जो सी डिस्टेंस है सेंटर ऑफ प्रेशर डिस्टेंस, ये आपका इस पॉइंट से लेके वेरिएट करता जा रहा है कि इन केस ऑफ जीरो लोडिंग ये हमारा एग्जैक्टली इस पॉइंट के ऊपर था। उसके बाद हमने डेड लोड अप्लाई किया तो ये एग्जैक्टली न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर आ गया। उसके बाद हमने जब फुली सर्विस लोड किया तो ये एग्जैक्टली टॉप फाइबर के अंदर मूव कर जाता है एट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रॉइड ई डैश डिस्टेंस के ऊपर। तो मूवमेंट जो हम निकालते हैं इस डायग्राम के, अब हम इसके लिए इक्वेशंस जो है वो ड्राइव करते हैं कि हम सेंटर लाइन मेथड के लिए इक्वेशंस किस तरह से कंसीडर करते हैं फॉर द टॉप फाइबर स्ट्रेसेस एंड द बॉटम फाइबर स्ट्रेसेस ओनली इन द केस ऑफ प्री-स्ट्रेसिंग। डेड लोड, लाइव लोड और जो आपके सुपर इम्पोज डेड लोड है उनकी कंडीशंस ऑलमोस्ट सिमिलर है तीनों केसेस के अंदर। तो मूवमेंट हमने ली, मूवमेंट इज इक्वल टू सी इंटू ए। अगर हम यहाँ पे मूवमेंट लेता हूँ तो c इंटू ए परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपकी मूवमेंट हो जाती है। अगर यहाँ पे मूवमेंट लेते हैं तो t इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस a हमारी मूवमेंट बन जाती है। तो दोनों केसेस के अंदर इक्वल है दोनों फोर्सेस आपस में, c इंटू ए इज इक्वल टू t इंटू ए इज इक्वल टू मूवमेंट। एंड द इसेंट्रिसिटी E इज नोन और प्री डिटरमाइंड। इसेंट्रिसिटी हमें ऑलमोस्ट जो है वो पता होती है कि हम इस सेक्शन के अंदर इस सेंट्रॉइड से प्री-स्ट्रेसिंग टेंडन कितनी लोकेशन के ऊपर पास हो रहा है, तो इसेंट्रिसिटी हमारे पास है। हमने जो है वो ए में से अगर हम इसेंट्रिसिटी माइनस कर दें तो हमारे पास ई डैश भी आ जाएगा, ई डैश इज इक्वल टू ए माइनस ई। सिंस सी एंड टी फोर्स जो है वो दोनों बराबर हैं तो ए जो है हमारे पास अगर हम कंसीडर करते हैं ये इक्वेशन m इज इक्वल टू टी ए, दोनों फोर्सेस बराबर हैं आपस में, तो m इज इक्वल टू टी हम कंसीडर करते हैं तो a विल बी m ओवर t। तो जब हमने इस इक्वेशन के अंदर पुट किया ई डैश इज इक्वल टू m ओवर t माइनस e। सो मजीद इन इक्वेशंस को हमने सॉल्व करते कराते जो ना हम एंड में लास्ट इक्वेशंस के ऊपर पहुंचे। बट इन द टेंडन द फोर्स T इक्वल्स द प्री-स्ट्रेसिंग फोर्स, कि टेंडन के अंदर जो आपका T फोर्स है वो आपके प्री-स्ट्रेसिंग फोर्स के बराबर है जो कि इफेक्टिव प्री-स्ट्रेसिंग है। अब यहाँ पे टॉप फाइबर स्ट्रेस इज इक्वल्स टू जो आपका T फोर्स है आपका प्री-स्ट्रेसिंग फोर्स के बराबर है, इज इक्वल्स टू प्री-स्ट्रेसिंग इफेक्टिव फोर्स डिवाइडेड बाय एक्चुअल जो एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन माइनस प्री-स्ट्रेसिंग फोर्स इनटू इसेंट्रिक डिस्टेंस इनटू CT सेंट्रॉइड से लेकर टॉप फाइबर तक का डिस्टेंस डिवाइड बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया। उसके बाद FB बेसिकली स्ट्रेस एट द बॉटम फाइबर इज इक्वल टू माइनस P ओवर A प्लस जो है वो P इनटू E डैश इसेंट्रिसिटी सेंट्रॉइड से लेकर बॉटम फाइबर तक का डिस्टेंस डिवाइड बाय IC मोमेंट ऑफ इनर्शिया। IC हम कंसीडर करते हैं AC इंटू आर स्क्वायर रेडियस ऑफ गायरेशन। तो रिवाइज्ड इक्वेशन विल बी टॉप फाइबर के ऊपर हमारे पास ये इक्वेशन डेवलप हो गई माइनस PE ओवर AC 1 प्लस E डैश CT ओवर आर स्क्वायर एंड बॉटम फाइबर के ऊपर माइनस PE ओवर AC 1 माइनस E डैश CB सेंट्रॉइड डिस्टेंस फ्रॉम अप टू द बॉटम फाइबर डिवाइड बाय रेडियस ऑफ गायरेशन। तो ये हमारे पास जो है वो जनरल सेंटर लाइन इक्वेशंस बन गई। दीज इक्वेशंस कैन बी यूज्ड फॉर द आइडेंटिकल वैल्यूज ऑफ द टाइप फाइबर स्ट्रेसेस। इन इक्वेशंस को जो है वो हम फाइबर स्ट्रेसेस के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं और द प्री-स्ट्रेसिंग पर्पज होंगे। ये इक्वेशन सिर्फ प्री-स्ट्रेसिंग फोर्स को फोकस कर रही हैं। अगर उसके बाद आपके पास डेड लोड, लाइव लोड, सुपर इम्पोज डेड मूवमेंट जो भी चीज़ें आ जाती हैं उनके लिए आप मजीद एग्जैक्टली फर्स्ट कॉन्सेप्ट की जो इक्वेशंस थी वही आप कंसिडर करते हुए आगे डिजाइन करते हैं। So now we have a third method. Third method basically is the load balancing method. अब लोड बैलेंसिंग मेथड जो है वो एक यूजफुल अप्रोच है इन द डिजाइन एनालिसिस के अंदर हम नॉर्मली यूज करते हैं फॉर द कंटिन्यूअस प्री-स्ट्रेस बीम इन द केस ऑफ लोड बैलेंसिंग मेथड। दिस टेक्निक इज बेस्ड ऑन यूटिलाइजिंग द वर्टिकल फोर्स ऑफ द ड्रैफ्ट और हाफ प्री-स्ट्रेसिंग टेंडन टू काउंटरएक्ट और बैलेंस द इम्पोज्ड ग्रेविटी लोडिंग टू व्हिच अ बीम इज सब्जेक्टेड। कि जो एक्सटर्नल लोड एक्ट कर रही है, ग्रेविटी लोडिंग जो बॉडी के ऊपर एक्ट कर रही है मेंबर के ऊपर, उनको हम काउंटर बैलेंस करते हैं विद जो आपकी प्री-स्ट्रेसिंग की वजह से जो फोर्स रिजल्टिंग फोर्स जो जनरेट हो रहा है। अब प्री-स्ट्रेसिंग लेट सपोज हमारा हाफ में या जो है वो टेंडन प्रोफाइल जो है वो ड्रैफ्ट फॉर्म के अंदर पास हो रहा है, पैराबोलिक फॉर्म के अंदर, तो वो वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर, अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर जो है वो प्री-स्ट्रेसिंग एक मेंबर के अंदर वर्टिकल फोर्सेस अप्लाई कर रहा होता है अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर।
और डाउनवर्ड फोर्सेज आपकी ग्रेविटी लोडिंग की वजह से एक्ट कर रहे हैं, तो ये दोनों फोर्सेज आपस में काउंटर बैलेंस होते हैं, इस वजह से हम इस मेथड को लोड बैलेंसिंग मेथड कहते हैं। हैंस इट्स एप्लीकेबल टू नॉन स्ट्रेट प्री-स्ट्रेसिंग टेंडन, की ये मेथड ओनली एप्लीकेबल है नॉन स्ट्रेट प्री-स्ट्रेसिंग टेंडन के अंदर। स्ट्रेट टेंडन के अंदर कोई भी आपका जो फोर्स है वो अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर एक्ट नहीं कर रहा होता, इस वजह से हम उसको वहां पे कंसीडर नहीं करते। Figure 1.7 demonstrate the balancing forces for the both halved and draped tendons pre-stress beams। अब यहाँ पे हमने ये हमारे पास एक फिगर है, लेट्स सपोज हम हाफ टेंडन प्रोफाइल जो है वो डेवलप कर रहे हैं, तो यहाँ पे इंक्लाइंड प्री-स्ट्रेसिंग फोर्स जो है वो जनरेट हो रहा है। अगर इंक्लाइंड फोर्सेस को मैं ब्रेक करता हूँ दो कंपोनेंट के अंदर, एक आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बन जाएगा, एक वर्टिकल कंपोनेंट बन जाएगा, तो ये बॉडी के अंदर हमें जनरली एक रिजल्टेंट फोर्स निकाल रहे हैं। अब वो रिजल्टेंट फोर्स जो है वो सेंट्रॉइड के अंदर कॉन्क्रीट के ऊपर या अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर एक्ट कर रहा है ड्यू टू हाफ टेंडन, और यहाँ पे इम्पोज लोड की वजह से फोर्सेस डाउनवर्ड आ रहे हैं, तो ये दोनों फोर्सेस आपस में काउंटर बैलेंस कर रहे हैं एक दूसरे को। एग्जैक्टली इसी तरह से अगर हम ड्रैफ्ट फॉर्म के अंदर या पैराबोलिक फॉर्म के अंदर प्रोवाइड करते हैं, तो उस केस के अंदर जो है वो हमारे जो रिजल्टिंग स्ट्रेसेस बनती हैं वो तमाम मेंबर के साथ अटैच में होता है प्री-स्ट्रेसिंग की इंटेंसिटीज, तो ये तमाम एक यूनिफॉर्मली अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर एक्ट कर रहा है, और ये इम्पोज लोड जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर आ रहा है। इस मेथड को बेसिकली हम लोड बैलेंसिंग मेथड कंसीडर करते हैं। तो यही चीजें यहाँ पे लिखी हुई है। द लोड बैलेंसिंग रिएक्शन R is equal to the vertical component of the pre-stressing force P, the horizontal component of P as an approximation in the long span beams, कि यहाँ पे horizontal जो component है इस केस के अंदर वो बेसिकली आपका longer spans के अंदर ये horizontal pressure जो है वो इस ओरिजिनल जो P जो वो प्री-स्ट्रेसिंग की जो इंटेंसिटी थी उसके बराबर हम कंसीडर करते हैं एज एन अप्रोक्सीमेट सजेशन। The horizontal component P as an approximation in long span beams is taken to be equal to the full force P in computing the concrete fiber stresses at mid-span in the case of simply supported beam members. At other sections, the actual horizontal component of P is used. क्या अगर सेंट्रल के अंदर हम बात करें तो सेंट्रॉइड सेक्शन के अंदर आपके जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो इस P के बराबर हो जाता है या बराबर कंसीडर करते हैं, लेकिन अगर हम कहीं किसी और सेक्शन के ऊपर बात कर रहे हो तो उस केस के अंदर हमें यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है वो एक्चुअल वैल्यू कैलकुलेट करनी है, उसको कंसीडर करना है। उसके बाद आते हैं हम द लोड बैलेंसिंग डिस्ट्रीब्यूटेड लोड्स एंड पैराबोलिक टेंडन प्रोफाइल। अगर हम टेंडन प्रोफाइल एज अ पैराबोलिक कंसीडर करते हैं तो उसके लिए हमने वेरियस कैलकुलस और इक्वेशंस या मेथड्स वगैरह अप्लाई किए हैं टू ड्राइव अवर इक्वेशंस। अब हमने क्या किया कि साइड ऑफ पैराबोलिक टेंडन एज शोन इन फिगर 1.8 लेट द पैराबोलिक फंक्शन। अब यहाँ पे हमने एक पैराबोलिक जो है वो टेंडन पास किया हमारे एक बीम में से, जो आपके पास मैक्सिमम इसेंट्रिक डिस्टेंस था उसको हमने रिप्रेजेंट कराया कि ये जो लाइन रिप्रेजेंट करा रही है दिस डिस्टेंस इज द x, और इसकी जो ओवरऑल रिएक्टिव फोर्स जो डेवलप हो रहा है दैट रिएक्टिव फोर्स इज रिप्रेजेंटेड बाय y, और जो Q है बेसिकली ये इंटेंसिटी है जो कि आपकी ग्रेविटेशनल फोर्सेस की वजह से इंटेंसिटी या फोर्स एक्ट कर रहा है, और A जो डिस्टेंस है वो सेंट्रॉइड ऑफ द प्री-स्ट्रेसिंग से लेके या आपकी सेंट्रॉइड ऑफ द सेक्शन से लेके प्री-स्ट्रेसिंग तक का जो डिस्टेंस है यानी कि एसेंट्रिक डिस्टेंस उसको हम रिप्रेजेंट करा रहे हैं A से। तो इसकी जब हमने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू y रिप्रेजेंट द टेंडन ग्रैप द फोर्स T डिनोट्स द पुल टू विच द टेंडन इज सब्जेक्टेड, कि फोर्स बेसिकली जो है जो टेंडन में से पास हो रहा है उसको हम रिप्रेजेंट करा रहे हैं एज अ टेंसाइल फोर्स T जो कि आपके प्री-स्ट्रेसिंग फोर्स के बराबर है। तो अगर हम x की वैल्यू इस इक्वेशन के अंदर 0 पुट करें तो तमाम फैक्टर्स जो है वो डेरिवेटिव जो आपका चेंज इन रेट या चेंज इन लेंथ जो डेवलप हो रहा है बेसिकली वो भी 0 होगा, y भी 0 है, c भी 0 है, b भी 0 है। लेकिन अगर हम x l/2 यानी कि सेंट्रॉइड ऑफ द सेक्शन पे कंसीडर करते हैं हाफ ऑफ द डिस्टेंस के ऊपर, अगर हम कंसीडर करते हैं x इज इक्वल्स टू l/2 y विल बी a एंड a इज इक्वल्स टू 4a ओवर m स्क्वायर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सिंपल कैलकुलस इक्वेशंस हैं और उसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। हमने जस्ट एक कंसीडरेशन के तहत अगर आप l/2 एज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप प्रीवियस मेन इक्वेशन के अंदर आप यूज करोगे आपके पास सारे फैक्टर्स की वैल्यूज आ जाएंगी जिस तरह से हम नॉर्मल मैथमेटिकल इक्वेशन सॉल्व करते हैं। बट फ्रॉम द कैलकुलस द लोड इंटेंसिटी Q, अगर हम लोड इंटेंसिटी Q निकालते हैं दैट विल बी इक्वल्स टू T डावा स्क्वायर y ओवर डावा x, डबल डेरिवेटिव, यहाँ पे डबल डेरिवेटिव आ गया।
फर्दर सब्सटीट्यूशन, अगर हम इक्वेशन को मजीद सॉल्व करते हैं, q इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आपके पास x इज इक्वल्स टू L/2 था, अगर आप L/2 इस इक्वेशन के अंदर डबल डेरिवेटिव के तौर पे पुट करते हो, q इज इक्वल्स टू t इंटू 4a/L जो कि a का वैल्यू थी, और आपके पास दूसरा जो x था, x इज इक्वल्स टू L/2, तो L/2 आपका यहाँ पे आ जाएगा डबल, तो 4a/L² इंटू 2 इज इक्वल्स टू, वी गॉट कि इंटेंसिटी जो मैक्सिमम है वो हमारे पास आ रही है 8t इंटू a डिवाइड बाई L², और t का फोर्स अगर आप यहाँ से कैलकुलेट करो, क्रॉस मल्टीप्लाई, t इज इक्वल्स टू QL² डिवाइड बाई 8a, और ta अगर कैलकुलेट करो तो QL² डिवाइड बाई 8। अब यहाँ बेसिकली जो इंटेंसिटी है Q इंटेंसिटी, वो हमारी ओरिजिनली जो सेक्शन है उसके अंदर ये W इंटेंसिटी है जो आपका लोड अप्लाई हो रहा है मेंबर के अंदर, तो हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करा रहे हैं कि लेट सपोज हेंस इन पैराबोलिक प्रोफाइल टेंडन एंड प्रीस्ट्रेस बीइंग द बैलेंसिंग लोड इंटेंसिटी, जो एक बैलेंसिंग लोड इंटेंसिटी है वो हमारी WB रिप्रेजेंट करा रहे हैं हम दोनों केस के अंदर। अगर आप यहाँ देखो तो हमारे पास WB इज द लोड जो कि एक्ट कर रहा है, और WB से हम रिप्रेजेंट करा रहे हैं ओवरऑल जो मेंबर के अंदर एक जो रिएक्टिव फोर्सेस जनरेट हो रहे हैं, तो दोनों WB केस के अंदर जो है हम उसको कंसीडर कर रहे हैं। तो बैलेंसिंग इंटेंसिटी विल बी WB इज इक्वल्स टू 8PA या 8TA, T and P बोथ आर इक्वल बेसिकली, सो 8PA डिवाइड बाय L², इससे जो है वो हम पैराबोलिक प्रोफाइल टेंडन के अंदर एक लोड बैलेंस्ड लोड इंटेंसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये आपके पास ओवरऑल कम्युलेटिव जो वही चीज़ें हैं सिंपल, ये आपका जो लाइन जनरेट हुई है C फोर्स की, दिस बेसिकली इज नोन एज अ कंपैरेटिव लाइन, और ये हमारे पास जो है वो टेंसाइल लाइन है। दोनों फोर्सेज जो है आपस में सिमिलर हैं, इन दोनों के दरमियान जो मूवमेंट आर्म है वो ए डिस्टेंस है, जिस तरह से हमने बाकी मेथड्स के अंदर किया। सो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन द इक्वेशंस फॉर टॉप एंड बॉटम फाइबर्स, जो हमने ऊपर वाली इक्वेशंस को सॉल्व करें मजीद, तो ओवरऑल जो हमारे पास इन कम्युलेटिव टॉप फाइबर एंड बॉटम फाइबर बोथ स्ट्रेस इज इक्वल्स टू -P ओवर क्रॉस सेक्शनल एरिया प्लस माइनस MU अल्टीमेट मूवमेंट BC ओवर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। अगर हम इसको दोनों के लिए सेपरेट करते हैं टॉप और बॉटम फाइबर के लिए, टॉप फाइबर इज इक्वल्स टू माइनस प्रीस्ट्रेसिंग डिवाइड बाय एरिया माइनस अल्टीमेट मूवमेंट इनटू B ओवर ST सेक्शन मॉडुलस ड्यू टू विद रिस्पेक्ट टू द टॉप फाइबर, एंड हियर वी हैव विद रिस्पेक्ट टू द बॉटम फाइबर। उसके बाद जो है वो हमने अब इसकी हमने मजीद जो है वो सिंप्लीफिकेशन की। आफ्टर सिंप्लीफाई द इक्वेशंस फॉर द टॉप एंड बॉटम फाइबर्स, अब हम इसको मजीद सॉल्व करते हैं कि लेट सपोज वी हैड अ बीम, और उस बीम के ऊपर जो इंटेंसिटी अप्लाई कर दी थी, लोड बैलेंसिंग स्ट्रेसेस हम किस तरह से निकालते हैं कि सिंपली हमने जब प्रीस्ट्रेसिंग को कंसीडर किया तो प्रीस्ट्रेसिंग इज इक्वल्स टू जो आपकी इंटेंसिटी स्ट्रेस क्या बनी -P ओवर A के प्रीस्ट्रेसिंग फोर्स डिवाइड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया, दोनों केस के अंदर ये आपका नेगेटिव स्ट्रेस आ गई, ऑलमोस्ट सिमिलर लाइक अ फर्स्ट मेथड। उसके बाद सेकंड के केस के अंदर हमारे पास आ रहा है इम्पोज लोड। इम्पोज लोड के अंदर हमने जो स्ट्रेसेस कैलकुलेट की, आपके पास वही स्ट्रेसेस आ गई, -MC ओवर I एंड प्लस MC ओवर I डेल लोड, ये आपके पास नेगेटिव स्ट्रेसेस, ये आपके पास पॉजिटिव टेंसाइल स्ट्रेसेस, प्लस एंड अदर वी हैव अ बैलेंसिंग स्ट्रेसेस। बैलेंसिंग स्ट्रेसेस आपके पास यहाँ पे टेंसाइल स्ट्रेसेस आ गई, यहाँ पे कंपैरेटिव स्ट्रेसेस आ गई, और ये आपके पास ओवरऑल जो है वो नेट स्ट्रेसेस या रिजल्टिंग स्ट्रेसेस, जो कम्युलेटिव सम ऑफ ऑल दीज जो हमारे पास बना वो ये रिजल्टिंग स्ट्रेसेस बन गया। तो ये हमारे पास ओवरऑल जो है वो लोड बैलेंसिंग का कॉन्सेप्ट था, लोड बैलेंसिंग का मेथड था। तीनों मेथड हो गए, नंबर 1 द बेसिक मेथड, एंड सेकंड वाज द सी लाइन मेथड, एंड थर्ड वाज द बेसिकली लोड बैलेंसिंग मेथड। इन तीनों मेथड्स को हमने यूज़ करना है, और हमने जो है वो टॉप फाइबर एंड बॉटम फाइबर स्ट्रेसेस कैलकुलेट करनी है इन द केस ऑफ फ्लेक्सुरल मेंबर्स, प्री-स्ट्रेस फ्लेक्सुरल मेंबर्स। इसके बाद जो है वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हमने इन्हीं तीनों मेथड्स को यूज़ करके टॉप फाइबर एंड बॉटम फाइबर की स्ट्रेसेस कैलकुलेट करनी है। तो अगर छोटी मोटी कोई कन्फ्यूजन है तो वहाँ पे आपको तमाम चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। नाउ वी हैव एन असाइनमेंट नंबर 7. Assignment number 7 basically is explained in detail all three methods of analysis for the pre-stressed members under flexure, कि जो हमने तीनों मेथड्स डिस्कस किए विद डायग्राम्स विद द रिस्पेक्टिव डिटेल्स जो कि स्लाइड्स के अंदर अवेलेबल हैं। आप बुक की भी हेल्प ले सकते हैं। इन तीनों मेथड्स को जो है वो आपने डिटेल में एक्सप्लेन करना है और सबमिट करना है फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।